बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाजरीन, सियासी भौचाल है कि कम होने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तो पंजाब और केपीके की सियासी भौचाल की बात कर रहे थे, अभी कश्मीर के अंदर, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर भी एक सियासी हलचल हो चुकी है। तनवीर इलियास साहब को जो कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको नाअहल करार दे दिया गया। और नाअहल करार देने के बाद वो मुझे थोड़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाला मामला याद आया कि जब तक अदालत बर्खास्त नहीं होती उस टाइम तक उनको जो है वो सज़ा सुनाई गई थी। वो सज़ा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भी इसी तरह से सुनाई गई थी कि 5-10 मिनट की सज़ा थी, लेकिन सज़ा तो फिर सज़ा है और उसके बाद नाअहली किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म को होल्ड करने से। तो आज की हमारी 3 टॉप स्टोरीज हैं, वो मैं आपके सामने रखूंगी। 3 टॉप स्टोरीज ये हैं कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। इब्हाम इस हवाले से अब भी बरकरार है और मुसलसल बरकरार है, इसलिए क्योंकि 14 मई की तारीख के ऊपर सबसे पहले कल मेरे प्रोग्राम में और उसके बाद मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर सवालात उठे। वो सवालात क्या थे मैं थोड़ी देर में आपको सुनवाऊंगी। उसके बाद हम बात करेंगे ख्वाजा आसिफ साहब ने, डिफेंस मिनिस्टर ने टीटीपी के हवाले से जो रहनुमाओं को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट है, यानी जनरल बाजवा कह लीजिए और बाकी उस टाइम के डीजीआई जनरल फैज़, उनके ऊपर सारा मलबा फेंक दिया है। और इसका मलबा इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब और उनकी जमात यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खान साहब पर भी डालती आई है। तो ये मलबा डालना क्या दुरुस्त है या नहीं है, इस हवाले से भी बात करेंगे। और IMF के माहिदे के अंदर ताख़ीर तो आ रही है, लेकिन ये जो ताख़ीर है ये पाकिस्तान की मईशत को डुबोएगी या पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर होगी। मनफी असरात का सामना हमें नज़र आ रहा है, डॉलर आज भी महंगा हो गया है। इन तमाम मौजूआत पे बात करेंगे। मेरे साथ जो पहले मौजू के लिए गेस्ट मौजूद हैं, खेलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, PMLN के रहनुमा हैं। आपको तमाम तकारीर जो अभी पिछले पार्लियामेंट्री सेशन में नज़र आई उसके अंदर बड़े पेश आपको नज़र आए होंगे कंटिन्यू स्क्रीन के ऊपर। बहुत शुक्रिया कोहिस्तानी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। प्लेजर हैविंग यू। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जनरल नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वेरी सीजन्ड एंड सीनियर एनालिस्ट। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी सेगमेंट में हमें ज्वाइन करेंगे शब्बर जैदी साहब, साबिक सरबरा FBR के। बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले खेलदास कोहिस्तानी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। आप लोगों की हुकूमत है और रियासत होगी माँ के जैसी, और रियासत के टॉप के ऊपर हुकूमत होती है। और हुकूमत को अब ये डिमांड कर रहे हैं PTI वाले कि आपको तो रिज़ाइन कर देना चाहिए, इसलिए क्योंकि आपसे कोई मैटर संभल नहीं रहा। और उनकी बात में कुछ सदाकत नज़र भी आती है अनफॉर्चुनेटली। देखिए, ना तो आपसे इकोनॉमी संभल सक रही है क्योंकि डॉलर आज फिर ऊपर चला गया, सिक्योरिटी के मामलात को आप पिछली इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर डाल रहे हैं खेलदास कोहिस्तानी साहब, और सियासी मामलात आपके सारे सामने हैं और ऑटोमेटिकली उसके हवाले से माशरती मामलात भी गड़बड़ हो जाते हैं। तो कोहिस्तानी साहब, फिर संभल के आ रहा है, हुकूमत किस चीज़ की हो रही है? बड़ी मेहरबानी अनिका। देखें, आपने जो बात की कि रिज़ाइन देनी चाहिए, मुझे ये बताएं कि जो हुकूमत पौने 4 साल रही, उन्होंने पाकिस्तान को दिवालिया बनाने के लिए तमाम तर कोशिशें अपनी की और तमाम तर उनकी नाकाम पॉलिसियाँ जो थी वो मुल्क को इसने एज पे आके खड़ा किया। हमने अदम एतमाद की जो रित थी वो इसलिए लाई थी कि हम इस मुल्क को बचाएंगे, इस मुल्क की मईशत को बचाएंगे, और मुल्क है तो हमारी सियासत भी है और सब कुछ है। तो हमने अपनी सियासत को दाव पे लगाया, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान, इमरान खान जब हुकूमत में थे तब भी उसकी कोशिश थी, जब से बाहर निकले उसकी यही कोशिश है पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा, ता क़यामत तक रहेगा इंशाअल्लाह। और इस मुल्क को कोई आँच आने, जब तक मुस्लिम लीग, हम सारे लोग पाकिस्तानी कौम आने नहीं देंगी। बात ये आपने की कि दहशतगर्दी, बिल्कुल आपने दहशतगर्दी पे आएंगे खेलदास कोहिस्तानी साहब, लेकिन मुझे उससे पहले मुझे बता दीजिएगा, हम नहीं आने देंगे से क्या मतलब है? आप इंतखाबात नहीं कराएंगे, इंतखाबात के अंदर धांधली हो जाएगी। अगर अवाम उनको वोट दे देती है तो फिर तो आप किसी तरीके से मना नहीं कर सकते ना उनको इख्तियार में आने में या पार्लियामेंट में आने में या इख्तियार में आने में, फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब तक आइन ने हमें मैंडेट दिया हुआ है, जब तक अवाम ने जो मैंडेट दिया है, हमारा जो टेन्योर है, हम पूरा करेंगे। अच्छा, टेन्योर की बात जरा, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ फरमाया है, पहले वो सुन ले, उसके बाद फिर मैं कल हमारे प्रोग्राम में भी कुछ बात हुई है वो भी सुनाऊंगी आपको। अक्टूबर जो है वो मुद्दत पूरी होती है और वो अक्टूबर में इलेक्शन होना चाहिए। चलो कुछ थोड़ा बहुत आगा पीछा हो सकता था, लेकिन अगर ये कहेगा ना कि मैं इस तरह से दौंस से हमसे कोई काम करवाएगा, कोई काम नहीं। 14 मई को तो आपने इलेक्शन नहीं जी, अगर इस तरह से ये करवाएगा तो बिल्कुल नहीं होगा। फिर हो सकता है 8 अक्टूबर को भी ना हो, अगर इसने यही रवैया रखा। मामला ये है कि अगर
ये बैठ के बात करें, सियासतदानों वाली बात करें, तो ये मामला जो है ये सुलझ सकता है। अच्छा, अब कल मेरे प्रोग्राम में खेलदास कोहिस्तानी साहब इस बात की तस्दीक हो गई थी बड़े शुरू के अंदर, इब्तिदा के अंदर ही, कि नहीं होने इंतखाबात। वो भी जरा सुन लीजिएगा कल क्या बात हुई। देखें, ये अगर मुज़ाकरात करना भी चाहें मिसाल के तौर पे और हम भी एग्री हो जाएं, तो इनका सबसे बड़ा जो इशू है वो तो एक ये है ना कि इनकी सीनियर तरीन लीडरशिप भी आ जाए सामने, तो वहां से इमरान खान साहब वीटो कर दें तो वो मुज़ाकरात फाइनल होते होते भी खत्म हो जाएंगे। अगर मिसाल के तौर पे कंसेंसस हो भी जाए तो हम सजेशन दे सकते हैं ईसीपी को, लेकिन डिसाइड तो पार्लियामेंट है करना है ना, तो पार्लियामेंट फैसला चंद दिनों में कर देगी। अगर उसको लगा कि पैसे दिए जा सकते हैं तो वो फैसला तो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे क्या फैसला ले होगा। जी नियाज साहब, अब तैयारी पकड़ें, कोई इंतखाबात के लिए पैसे नहीं रिलीज करने वाले। हमारा मौकफ है कि पाकिस्तान में इलेक्शन केयर टेकर सेटअप के नीचे होने चाहिए, और वो होंगे तो बेहतर होगा, नहीं होंगे। ले जी खेलदास कोहिस्तानी साहब, अब आप भी इस बात की तस्दीक कर दें कि 14 मई को इंतखाबात नहीं होंगे। देखिए, पहली बात यह है कि जो पंजाब और केपीके का इलेक्शन होना है, जो वहाँ पे निगरान हुकूमतें हैं, हमारा मौक़िफ़ ये है कि दो सूबों में अगर इलेक्शन होता है, सिंध बलूचिस्तान वफाक में इलेक्शन नहीं होता है, कल हम पंजाब में जीत के आएंगे तो इमरान खान वो नताइज कबूल नहीं करेगा। आप उन्हें छोड़ें, आप इंतखाबात कराएं, बाद में देखेंगे। देखिए, इलेक्शन तब होंगे जब साफ शफाफ इलेक्शन हो। हम आइन से बाहर निकल के कोई काम नहीं करेंगे, मैं आपको वाजे कर दूं। अगर आइन 90 दिन के अंदर इंतखाबात चाहता था, उससे आप ऑलरेडी बाहर जा चुके हैं। आइन ये भी इजाज़त देता है कि आप इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो जो तारीख है उसको आगे भी कर सकता है। अगर साहब, इलेक्शन कमीशन को इधर इख्तियार है जी, आईनी तौर पर नहीं, प्रैक्टिकली आइन बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को इख्तियार है कि वो तारीख तय करना इलेक्शन कमीशन का काम है, ना हमें। 3 लाख सिक्योरिटी मांग रहा है, आप लोग कह रहे हैं 75,000 से ज्यादा नहीं दे सकते। उन्होंने कहा हमें 21 अरब रुपए दे दें, आप लोगों ने कहा पार्लियामेंट में डालते हैं देखेंगे, और फिर आपने बात भी सुन ली कि क्या होगा। तो लग तो नहीं रही कोई आसार। नहीं, पार्लियामेंट ये तो फैसला नहीं कर रही है ना कि तारीख ये होनी चाहिए। पार्लियामेंट ये कह रही है जो हमसे मांगा गया है इलेक्शन कमीशन ने, अगर हमारे पास वसाइल, हमने वो जो वजारत खजाना का जो मैटर है वो हमने कैबिनेट में पेश किया, वो पार्लियामेंट के अंदर आया, तो पार्लियामेंट अगर फैसला करती है तो हम पैसे देंगे। अगर पार्लियामेंट में फैसला करती है पैसे नहीं है तो नहीं देंगे, सीधी बात है। जो आपका सवाल है, जो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है, वो 8 अक्टूबर से आगे नहीं, उन्होंने 14 का भी कह दिया है कि वो तो नहीं। नदीम मलिक साहब ने सवाल किया कि 14 का तो नहीं हो रहा है इंतखाबात, 14 मई का नहीं। तो 8 का भी नहीं होना। बात ये है कि देखिए, जो आइन हमें इजाज़त देंगे वो करेंगे। इस मुल्क में एक कौम को मैं याद दिला दूं, आपको भी बता दूं, आपके नाले में, इस मुल्क में 4 दफ़ा आइन टूटा है। 1 दफ़ा ज़िया-उल-हक ने तोड़ा, 2 दफ़ा मुशर्रफ ने तोड़ा है, और तीसरा सूरी साहब ने तोड़ा है। और ये चौथा आप कर रहे हैं। आइन शिकन है। बाकी हमने जो भी काम किया है आइन के तहत किया, आइन के तहत करेंगे। हम आइन के मुआफिज है, हम आइन के तोड़ने वालों के खिलाफ है। जनरल साहब की तरफ बढ़ते हैं। जनरल साहब, एक तो उन्होंने सारे जनरल का नाम ले लिया कि इन्होंने तोड़ा, लेकिन अजीब बात यह है कि यहाँ सियासतदान भी आइन की किरचियाँ करने के अंदर कबाहत नहीं रखते, यानी कोई मसला ही नहीं होता। इस टाइम पर इंतखाबात नहीं कराने, ये बात तो आपको राइटिंग ऑन द वॉल नजर आ रही होगी जनरल साहब। मेरे प्रोग्राम में भी कंफर्म हो गया, आज खेलदास कोहिस्तानी साहब भी कंफर्म नहीं कर रहे कि इंतखाबात होने या नहीं होने, राणा सनाउल्लाह साहब ने भी बोल दिया। अब क्या होगा जनरल साहब? लेकिन बात यह है कि इंतखाबात होने या नहीं होने, ये फैसला किसी एक पार्टी ने तो नहीं करना। ये फैसला तो आइन ने करना, खुद वो मान रहे हैं कि ये आइन के मुताबिक चलेंगे, और आइन क्या कहता है वो सुप्रीम कोर्ट बताएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो भी बेंच होगा, जिसके पास ये जाएगी बात, जिनके पास सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट। आइन कहता है 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे, 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आपने इंतखाबात कराने हैं 14 मई को। वो इन्होंने वैसे ही पार्लियामेंट के अंदर ही फैसला रद्द कर दिया है कि ये तो माइनॉरिटी का है, ये तो कोई फैसला ही नहीं है। तो अब जब आइन भी गया और सुप्रीम कोर्ट भी गई, दोनों ने बात कही और दोनों की बात ना मानी जाए, फिर क्या करेंगे जनरल साहब? देखें, बात यह है कि या तो इंतखाबात होंगे या इंतशार होगा, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता आपके पास है नहीं। या तो आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी पड़ेगी, या आप कहेंगे कि हम नहीं मानते, और नहीं मानने का मतलब है इंतशार मुल्क में। और फिर जब बड़े लोग आइन को ना माने और कानून को ना माने, फिर छोटे चोरों को कहना कि तुमने मुर्गी चोरी क्यों की है और बकरी चोरी क्यों की है, फिर इट विल बी फ्री फॉर ऑल। ऐसा नहीं हो सकता इस मुल्क में। और अवाम की अक्सरियत खड़ी है सुप्रीम कोर्ट के साथ, अवाम की अक्सरियत खड़ी है आइन के साथ, और ये भी अच्छी तरह जानते हैं मेरे भाई बैठे हुए हैं कि
जो आइन का फ्रेमवर्क है उसके से निकल कर आप कोई लॉ नहीं बना सकते। आपको जो लॉ बनाने होते हैं आइन के अंदर ही बनाने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होने हैं, तो आप भले इधर ले जाएं लॉ को, उधर ले जाएं, जब तक 2/3 से जनरल आप उसको साहब, चेंज नहीं करते आइन को वो तो नहीं हो मोम की सकता। नाक बना दिया, जिधर मर्जी मोड़ लें। आप तो किस बस वाले का आइन की फिर मैं बात कर रिजल्ट रहे भी हैं? आपको बता रहा हूँ। चले मैं फिर उसको आपको रिजल्ट भी बता रहा हूँ, और मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ। ये जो पाकिस्तान को बचाने आए थे, इन्होंने जो कुछ अभी तक बचाया है वो अपने मुकदमे बचाए हैं, वो नैब के केसेस बचाए हैं, वो जो बाहर वाले लोगों को वोट का हक था वो बचाया है। और अगर एक भी आप बता दें या वो बता दें कि पाकिस्तान के लिए हमने ये किया है, तो मैं इधर बैठा हूं, मैं एक हाथ जोड़ के मानूंगा कि जी वाकई इन्होंने पाकिस्तान के गरीबों के लिए कुछ किया है या पाकिस्तान के लिए कुछ किया है। बस ये मुझे ठीक है। 2-3 बातें बता दें कि जी हमने पाकिस्तान के लिए ये किया है। मैं फिर मैं खेलदास आपको को अभी इस्तानी बता रहा साहब की हूं, तरफ। एक आखिरी बात, जी आखिरी बात मेरी सुन लें। जी। ये चाहेंगे कि इमरान खान ना आए, बेशक यहाँ पर जिसकी मर्जी हुकूमत आ जाए, बंदर हुकूमत कर लें, लेकिन इमरान खान ना आए, ये इनका मकसद है। अच्छा, ये तो एक बहुत बड़ा दावा है। लेकिन मैं वापस खेलदास को इस्तानी साहब की तरफ जाने से पहले नदीम कुरैशी साहब आपको शामिल गुफ्तगू करूंगी। इस टाइम पर आपके सामने है कि 14 मई वाले इंतखाबात के हवाले से भी एक इब्हाम पाया जा रहा है। जरदारी साहब ने एक ऑफर दी है, शायद उससे कुछ बन जाए कि जी बातचीत होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ जाएं। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा है धौंस धांधली का तरीका इख्तियार करेंगे तो 8 अक्टूबर वाले इंतखाबात भी घाटे में पड़ जाएंगे, वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, बातचीत का रास्ता इख्तियार करें। आपको याद होगा कि जब नई नई ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था पिछले साल अप्रैल में, जब मई आया था, तो मैं आपको बड़े बावसूख जराए से भी ये कह रही हूँ, और उस टाइम पे कंफर्म भी हो गई थी ये बात, कि उस टाइम पर ये बात चल रही थी कि ठीक है, एट द वेरी लीस्ट हम इसको एक आधे महीने के अंदर डिसॉल्व कर देंगे असेंबली को, लेकिन खान साहब क्रेडिट ले जाएंगे, इस चक्कर में असेंबली चलती रही। ऐसी सूरत हाल में नदीम कुरैशी साहब, किसी साइड को तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। क्या पीटीआई तैयार होगी या और ज्यादा जोरों शोर के साथ एहतजाज की तरफ जाएंगे? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अनिका, देखिए जनरल साहब ने भी वही बात की है जो हर मुहिब वतन पाकिस्तानी जो कानून और आइन को थोड़ा सा भी समझता है, वो यही बात कर रहा है। नदीम साहब, आप मुझे जनरल नहीं साहब के समझ जरिए आती कहीं और आइन- जाने की कोशिश ना करें ना, आप अपनी बात कर लें। मैं गुजारिश करता हूँ, मैं जान के मान पाऊं तो अर्ज करता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं गुजारिश करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन और आइन के होते हुए ये कोई कश्मीर की या लाड़काना की पंचायत नहीं है कि जरदारी साहब किसी हारी का और किसी वडेरे का फैसला करवा रहे हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन रखने वाले मुल्क है। मैं तो कॉमन पाकिस्तानी की हैसियत से कल हंस रहा था जब ये आइन की गोल्डन जुबली बना रहे थे, आइन का जनाजा निकालकर जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम की रूह और उन तमाम लोगों के जिन्होंने 73 का आइन पास किया था, वो तड़प रही हो गई कि उस आइन के साथ ये क्या सलूक किया जा रहा है। ये ऐसे था जैसे किसी मुर्दे को कब्र से निकालकर और उसकी सालगिरह का केक काटा जाए। ये कॉन्स्टिट्यूशन को की गोल्डन जुबली बनाकर बताना चाह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पांव के नीचे मट्टी है। और अनिका, मैं अर्ज कर दूं आपको, राना सनाउल्लाह साहब हो या इक़्तिदार में विराजमान ये जितने लोग हैं, ये रऊनत से भरे हुए लोग, तकब्बुर से भरे हुए लोग, ये समझते हैं कि शायद सदा दिन कैसे रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी कौम शऊरी तौर पे अब जहां पहुंची हुई है, इनको जान छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं आज 10 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के इंसाफ को, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को, पाकिस्तान के लायर को, ट्रेडर को, लेबर को, हर उस शख्स को, घर में बैठी खातून और बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खान जीत गए। आज पाकिस्तान की जमातें इंतखाबात से भाग गई। वो लोग जो कहा करते थे वोट को इज्जत दो, जो कहा करते थे सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो कहा करते थे जमहूरियत का सरचश्मा अवाम है, उन्होंने अवाम को भी, वोट को भी, जमहूरियत को भी, आइन को भी एक साइड पर कर दिया आर्थिक इक़्तिदार के लिए। अच्छा, मुझे एक बात बताएं नदीम कुरैशी साहब, मसला ये है कि आज से 1 साल 1 दिन पहले जब कासिम सूरी साहब की आर्टिकल 5 वाली रूलिंग आई थी, मैंने तब भी पीटीआई के बहुत सारे रहनुमाओं को भी और अपने प्रोग्राम पे भी ये बात कही थी कि आज आप कानून और आइन को मोम की नाक बनाएंगे, कल को हुकूमत ये वाली आ गई, इन्होंने भी मोम की नाक बना देना है। तो मसला ये है कि हुकूमत में रहते हुए आइन किसी को कुछ नहीं लगता, उस टाइम पे कुर्सी कुर्सी होती है और कुर्सी के नशे के अंदर सारे धोते होते हैं, और जब अपोजिशन में जाते हैं तो आइन भी याद आता है, कोर्ट को इज्जत दो भी याद आता है, वोट को इज्जत दो भी याद आता है, सब चीजें याद आ जाती। अनिका, 180 डिग्री की चीजें मुख्तलिफ है जिनको आप मैच करने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान के स्पीकर की किसी रूलिंग को पाकिस्तान की कोर्ट्स ने सेटिसाइड किया, हमने फिर भी माना उस बात को। पिछले 1 साल में जो खिलवाड़ इस मुल्क में हुआ, मुझे तो 99 नजर आ रहा है। यकीन करें 1999 में किस तरह पाकिस्तान की फौज को तकसीम करने की कोशिश की गई थी। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बैरून मुल्क विजिट पर थे और एक और जनरल को बैच लगाकर गवार मंडी से उठा के उस वक्त का आर्मी चीफ बना दिया गया था। अब ये इस बार पाकिस्तान की अदालतों पर है। ठीक है, आप जर्नलिस्ट, मैं आपका जाती तौर पे भी फॉलोअर हूं, मैं आपको पढ़ता भी रहता हूं, आपको सुनता भी रहता हूं। मुझे मेरी रहनुमाई कर दे, जनरल साहब कर दे, मेरे भाई खेता साहब कर दे। कभी कोर्ट्स का ये हशर किया गया जो इस 1 महीने में हुआ? ये जो तमाशा लगा हुआ है, आप क्या लोगों को सबक दे रहे हैं? कितने दिन छुपेंगे आप इस धौंस से, इस ताकत से? ये जो आपके पास कानून की ताकत ठीक है, गॉट योर पॉइंट। नदीम कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। एक और इल्जाम भी आप लोगों पे लगा हुआ है, उसकी भी जरा बात करेंगे। जनरल साहब, आपकी तरफ भी वो इल्जाम लेकर आएंगे, खेलदास कोहिस्तानी साहब की जमात ने लगा दिया, क्या है? ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एनएससी की मीटिंग के बाद ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत तहलका अंगेज किस्म की स्टेटमेंट दी है। अभी तक तो इमरान खान साहब के ऊपर सारा इल्ज़ाम लगता आया था कि ये जितनी भी टीटीपी की आबादकारी है इमरान खान साहब की वजह से हुई है। अब उन्होंने कहा है कि जी ये हिकमत अमली है, इसको उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की थपकी हासिल थी, हिमायत हासिल थी। जनरल साहब, ये और अब के जो पाकिस्तान के हाल है, आए रोज़ कोई ना कोई हमले हो रहे होते हैं, इतनी शहादतें हो रही होती हैं। इमरान खान साहब और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर सारा का सारा मुद्दा डाल दिया गवर्नमेंट ने। क्या इस बात को आप अग्री करते हैं? और अगर अग्री करते हैं तो फिर क्या किया जाए? अब तो जो होना था वो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जिसकी भी हुकूमत हो, उसकी हुकूमत के दौरान जो अच्छाई या जो बुराई है वो उन्हीं की जिम्मे आती है। इसमें तो कोई दूसरी राय हो नहीं सकती। सही। जैसे जब कहते हैं नवाज शरीफ साहब के एटम बम का धमाका उन्होंने किया है तो उन्हीं के जमाने में हुआ है, उनके वो वजीर आजम थे, तो लिहाजा जिसने भी किया है उनसे वो आप क्रेडिट ले नहीं सकते। तो ये डिसक्रेडिट आप नहीं ले सकते, लेकिन ये क्रेडिट भी फिर आप दें पीटीआई की हुकूमत को और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट को कि अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ के चला गया, इसकी बात क्यों नहीं करते? और पूरा अफगानिस्तान जो है एक सेंट्रल हुकूमत के अंडर आ गया, इसकी बात क्यों नहीं करते? तो कुछ खोया कुछ पाया, ये तो मामला चलता है। और आज भी ये अगर ये भी कह देते हैं ना साथ डिफेंस मिनिस्टर कि आज हमारे कंट्रोल में है और एस्टेब्लिशमेंट का कुछ नहीं है इसमें, तो फिर भी मैं कहता कि चले जी, अभी उन्होंने हिम्मत पकड़ी और ये बात कह रहे हैं। आज भी बताएं ना पीडीएम वाले कि कौन चला रहा है ये अफगानिस्तान के मसाइल और कैसे चले, मिलके चलते हैं भाई। एस्टेब्लिशमेंट जो है उसको चूंकि ग्राउंड सिचुएशन का पता होता है, वो अपनी इनपुट देती है। अलबत्ता ओनरशिप हमेशा पॉलिटिशियंस को लेनी चाहिए। ये जो मामला है, देखें फॉर एग्जांपल, फौज जगह को साफ कर सकती है और वहां से टेररिज्म खत्म कर सकती है। उसके बाद जब बात आती है डेवलपमेंट की, बात आती है पॉलिटिकल एक्टिविटी की, वहां पर फिर पॉलिटिशियंस को अंदर आना चाहिए। जब बात होती है बातचीत करने की, जिसमें नेगोशिएशन होती है, उसमें फौज होशियार नहीं है। मुझे नहीं आती बात करनी, कोहिस्तानी साहब को आती है, मेरे दूसरे भाई को आती है, तो वो लोग जाते, वो लोग बात करते। क्यों उन्होंने भेजा जर्नैलों को कि तुम ये, उनको तो नहीं पता था। तो ये दोनों तरफ की कुताहियां, इसको छोड़ दें। बस मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा क्योंकि प्रोग्राम से फिर मुझे जाना होगा। एक बात में दम है पीडीएम की जो डिमांड है कि इंतखाबात एक ही वक्त में होने चाहिए, और उसकी वजूहात में जाने की जरूरत नहीं है, वो बता भी दिया है। लेकिन इसके दो ही तरीके हैं। अगर आप इंतखाबात एक ही वक्त पे करना चाहते हैं, जबकि दो बड़ी प्रोविंसेस ऑलरेडी अपनी असेंबलियां डिसॉल्व कर चुकी हैं, तो एक तरीका तो ये है कि आप रही सही असेंबलियां जो उनको डिसॉल्व करें और इंतखाबात चले, भले नहीं मई में नहीं होते, आप जून जुलाई में करा दें, इकट्ठे करा दें। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका मेरी नजर में ये, जिसकी बड़ी मुखालफत होती है, साफ है कि अगर आपने अक्टूबर या उसके बाद में करवाने हैं, फिर आप केपीके की हुकूमत और पंजाब की हुकूमत वापस कीजिए पीटीआई को। और अब आप वो कहेंगे जी इसका तो आइन में कोई जवाब नहीं है, तो आइन में जो आप कर रहे हैं वो कौन सा जवाब है? बैठ के कोई कर ले अमेंडमेंट। ये दो तरीके हैं अगर आपने आगे बढ़ना है, या इंतखाबात कराएं अर्ली, और या फिर ये कि वापस करें दोनों हुकूमतें पीटीआई को, उसके बाद जो ना आगे चलें। मेरी नजर में और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। और
अपनी एक दूसरे की तरफ बंदूकें तानने की बजाय। अच्छा कोहिस्तानी साहब, अब बात तो जनरल साहब की बात में दम है कि अगर आपने इस बात का इल्ज़ाम देना है कि टीटीपी के लोग इधर आकर जो आबाद हुए हैं वो पीटीआई का मसला है या पीटीआई का कसूर है, तो फिर इस बात का क्रेडिट भी दें कि अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, वो भी उनका क्रेडिट है, उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इस बात का कि फाटा जो साबिक एजेंसीज थी उनका मर्जर हो गया केपीके के अंदर, उसका क्रेडिट भी फिर पीटीआई और उस टाइम की इस्टेब्लिशमेंट को दें। इल्ज़ाम देना बड़ा आसान नहीं होता, वो हुकूमत में रहते हुए इल्ज़ाम देना अजीब सी बात नहीं लगती कोहिस्तानी साहब? देखिए, ये जो गुफ्तगू हुई है, जो प्रेस रिलीज़ आई है, ये कोई मुस्लिम लीग नून ने जारी नहीं की है या सिर्फ हुकूमत के किसी शख्स ने जारी प्रेस रिलीज़ जारी नहीं की। ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उसमें तमाम अस्करी और जो सिविलियन क़यादत जो मेंबरान हैं वो मौजूद थे और वज़ीर आज़म क़यादत में वो मीटिंग हुई थी, उसका एलामिया है और ज़ाहिर है अब इस लेवल पे बात हुई है। एक चीज़ तो आप भले रिकॉर्ड का हिस्सा है, इमरान खान साहब हमेशा कहते रहे, आज तक कह रहे हैं, तालिबान के जो वो हामी रहे हैं, वो बातचीत के हामी हैं और वो उनको सहूलतकारी भी दे के गए हैं। और जो इमरान खान साहब आखिरी तकरीर करके गए हैं कि मैं इनके लिए ख़तरनाक सुरंगें बिछा के जाऊँगा, उस सुरंगों में ये सारी चीज़ें, जिसमें मईशत, जिसमें इंतशार की सियासत, जिसमें फितना, जिसमें दहशतगर्दी, ये सारे अवामल इसमें शामिल है। आप मुझे बताएं, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब 200 से ज़्यादा पेशियाँ भुगती है, पीपल्स पार्टी की क़यादत भी रहती है, हमसे भी गलतियाँ सियासी हुई है, हम नहीं कि हमने नहीं किए। हमने कभी भी मुसल्ला जत्थे लेकर हम अदालतों में जजों के कमरों में नहीं गए, हमने कभी ये दबाव नहीं डाला है और ना ही कोई इस किस्म की हमने हरकत की है। ये कोई भी सियासी जमात, में पीटीआई को बड़ी सियासी जमात समझता था, मैं ये नहीं समझता कि जो कराची में हम माजी में देखते रहे वो इस जमात में वो लोग आ गए या उनका लीडर उस किस्म की सियासत कर रहा है। ये क्रिमिनल लोग लाना, ये दहशतगर्द लाना, ये जिस तरह पुलिस पे पेट्रोल बम फेंकना, ये कोई सियासी जमात का काम है। तो ये सुरंगें सारी थी जो उन्होंने बिछाई और आज मुल्क ये सफ़र कर रहा है। मुल्क के जो भी चैलेंजेस है, आपने कहा 1 साल में क्या दिया है, मुझे ये बताएं, ये जिस शख्स जिस नेज पे इस मुल्क को खड़ा करके गया, हमने 10,000 अरब से ज़्यादा कर्जे आज तक हम वापस कर रहे हैं, सूद समेत वापस कर रहे हैं। हमारे पास IMF आ रहा है, अभी तक नहीं आया, मगर हमने डिफ़ॉल्ट नहीं करवाया है। इसाक डार साहब को आप क्रेडिट दें कि इसाक डार साहब जब से नहीं, बिल्कुल का क्रेडिट, ये अगर डॉलर अगर बढ़ा है इसाक डार की, उसमें कोई ये प्रेशर था कि डॉलर को ओपन किया जाए। मैं आपको बताऊं, इसाक डार साहब को ये क्रेडिट दे कि उसने पाकिस्तान की मईशत को खड़ा करके रखा है और इंशाल्लाह इसको ये 98 में भी चैलेंज आया था, उस वक्त इसाक डार, मैं इस बात को जरूर क्रेडिट दूंगी कि 300 के करीब पहुंचा दिया इसाक डार साहब ने। नदीम कुरैशी साहब, वेरी क्विकली, ये इल्जाम बहुत सीरियस है इमरान खान साहब के ऊपर भी और उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर भी। अब ये मत बोलिएगा कि भाई एस्टैब्लिशमेंट ने हमने बोला था और हम रोटी को चोची बोलते थे। क्रेडिट या रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खान साहब को लेनी पड़ेगी, आपकी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी, कैसे जवाब देंगे इसका? देखिए, पहले तो मैं आपसे पहले कोहिस्तानी साहब की बात का जवाब दूंगा। ये जो झूठ बोलते हैं ना, एक वक्त था लोग झूठ बोलते थे, बीमार हो जाते थे, अब जुकाम भी नहीं होता। इन्होंने कहा जी, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहा हूँ, ये मुझे इमरान खान साहब की वो स्टेटमेंट दिखाते हैं। सेकंड, इन्होंने कहा जी क्रेडिट दे, मैं इनके लिए खतरनाक हो जाऊंगा, ये बात गई थी। अगर ये बात नहीं की, मैं आपसे नदीम कुरैशी साहब माफी मांगूंगा, अनिका आपके प्रोग्राम में माफी, आइंदा फिर भी हमेशा मेरे साथ प्रोग्राम में होते हैं, आप रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अभी अगर आप कहें अगर ये बात उसने नहीं की है, मैं आपसे माफी मांगूंगा। नोटेड। जिम्मेदार। दूसरा, जो आप बार बार लफ्ज क्रेडिट इस्तेमाल कर रहे हैं, इसाक डार साहब को क्रेडिट दे, ओ भाई आपका आम आदमी भूखा मर रहा है। आप 10 अप्रैल 2022 को जाएं, आप आज भी वजीर आजम फैसलाबाद में थे, मुफ्त आटा तकसीम कर रहे हैं, करोड़ों लोगों में तकसीम कर रहे हैं। अब आपका प्रॉब्लम यही है कि आप सच सुनना नहीं चाहते, आप सारा दिन झूठ सुन के ज़हनी तौर पे भी सच से इतने दिल बर्दाश्त हो गए हैं, जो शख्स सच बोलेगा आप बोलना शुरू कर देंगे। आप तब तक लोगों को बेवकूफ बनाएंगे। आज आपकी गवर्नमेंट को पूरा 1 साल हो गया। ठीक है कुरैशी साहब, वक्त खत्म हो गया। नदीम कुरैशी साहब, थैंक यू वेरी मच। मैंने तो अपने कामों की लिस्ट पूरी बना के रखी थी। आपने ज्वाइन किया। नईम खालिद लोधी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की तरफ जाने, ब्रेक के बाद हमारे साथ शब्बर जैदी साहब होंगे। सी यू आफ्टर द ब्रेक।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। शब्बर जैदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बर जैदी साहब, थोड़ी देर पहले मेरे प्रोग्राम में कहा जा रहा था कि इसहाक डार साहब को क्रेडिट दें। क्रेडिट तो मैं इस बात का दूंगी कि 300 तक तकरीबन डॉलर को ले आए हैं। इस टाइम पर पाकिस्तान की मईशत इस ड्रेन के अंदर जा चुकी है कि समझ नहीं आ रही इससे ज़्यादा नीचे किधर जाएगी इकॉनमी। थोड़ा सा ज़रा अंदाज़ा दें ना शब्बर साहब, कहाँ जा रही है हमारी इकॉनमी इस टाइम पर? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बात ये है कि जब से ये गवर्नमेंट आई है, बल्कि इससे पहले से भी हम शदीद मुश्किलात में फंसे हुए थे अपने करंट अकाउंट में। और IMF जो है वो और जो हमारी जो हमें सपोर्ट देने वाले हैं वो हमारी मदद उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जो आगे वाले हालात है, अगर वो मदद आ भी जाती है तो उसके बावजूद भी हमारे हालात आगे फॉरेन करेंसी के काफ़ी ख़तरनाक हैं। तो जो डॉलर रुपी मुस्तकिल डॉलर के अगेंस्ट गिर रहा है, कोई वजह नहीं है कि हम उसको रोक सकें, क्योंकि ना तो हमें इंटरनेशनल कमिटमेंट्स मिल पा रही हैं, ना हमें उसके ऊपर हमारा अपना कोई ऐसा कदम है जिससे हम उसको बचा सकें। और वो जो डॉलर का जो स्पाइरल आ रहा है, डॉलर का जो इफेक्ट आ रहा है, वो तमाम मईशत पर आ रहा है। उसकी वजह से हमें फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है। पूरी एक समझ लें एक पूरी रवानी आ गई है पूरे सिस्टम में। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो हमें नहीं मिल रहा इंटरनेशनल सपोर्ट, या हमें नहीं IMF के साथ हमारा कोई फैसला नहीं हो पा रहा, ये क्यों नहीं हो पा रहा? इसकी 2-3 बुनियादी वजूहात हैं। इसकी पहली वजह तो ये है कि दुनिया इस वक्त एक अजीब मखमसे में चली गई है, क्योंकि IMF एक लेंडर है, राइट, अमेरिकन इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, राइट। अच्छा, उसके सामने अब एक चाइनीज लैंडिंग खड़ी हो गई है मार्केट में, और पाकिस्तान वो केस है जिसके पास बहुत बड़ी चाइनीज लैंडिंग भी है। अब चाइनीज लैंडिंग जो है वो IMF के साथ क्लैश कर गई है। और आप ये समझें, इसको आप आसान अल्फाज में ये समझें कि चाइना और अमेरिका की फाइनेंशियल लड़ाई में हम मारे जा रहे हैं, जो हम छोटे लोग हैं, उस सेंस में कि अमेरिकन ये कह रहे हैं कि हम कोई पैसा नहीं I'm sorry I'm cutting you short. I agree with what you're saying at this point in time. लेकिन मेरा एक पॉइंट है, आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था कि जी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाएगी। उस गवर्नमेंट का क्या बना, मुझे वो बताएं कि अभी भी उसके आसार हैं उस गवर्नमेंट के आने के? देखिए, वो बात हमारी बहुत आगे तक चली गई थी, मगर उसमें जो बुनियादी मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि उसका आइन में कोई गुंजाइश बन नहीं पा रही है। और जब आइन में गुंजाइश नहीं बनती है तो आज के जो मरूजी हालात हैं उसमें ये चीज शायद मुश्किल है। मगर उसको मैं आपको एक बात बता दूं कि जब इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट बन के आएगी, चाहे वो किसी की पार्टी की भी हो, उसको एक बड़े सख्त प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। और मैं नहीं समझता कि उस गवर्नमेंट का कोई बहुत बड़ा टेन्योर होगा। और ये चीज जो मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में एक, मैं लफ्ज टेक्नोक्रेट नहीं कहता, बल्कि एक आप समझें कि नॉन पॉलिटिकल, आप समझे जो कुछ उसको नाम दे दें, मनमोहन सिंह टाइप की गवर्नमेंट, जो मनमोहन साहब टाइप का प्राइम मिनिस्टर लाना पड़ेगा, जो इकोनॉमी को सही करे। उसके बगैर ये पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। और जो बात मैंने उस वक्त की थी वो अभी टेबल पे मौजूद है, उसका सिर्फ टाइम का ड्यूरेशन चेंज हुआ है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, वो अगर टेबल पे मौजूद है तो वो तो ऑब्वियसली नॉन इलेक्टेड होगी। मनमोहन सिंह साहब जो थे वो इलेक्टेड थे, और हमारे पास मनमोहन सिंह तो है नहीं, किधर से लेकर आए उन जैसा लीडर? हमारे पास है नवाज शरीफ, हमारे पास है आसिफ जरदारी, हमारे पास है इमरान खान। तो इनमें से किधर से लेकर आए शब्बर साहब? नहीं, देखिए मेरी बात सुने। देखिए, अभी जो सब कुछ हो रहा है इस सियासत में, या जो कुछ भी हो रहा है एक साल से, आप मुझे ये बताइए, चाहे आप अपोजिशन को ले लें, चाहे आप गवर्नमेंट इन पावर को ले लें, उसने कोई, अब गवर्नमेंट ने कोई करेक्शन की है मईशत के लिए? कोई एक्शन नहीं है। सिमिलरली अपोजिशन ने कोई प्लान दिया है, वो उनके पास ऑल्टरनेट है, कोई उनके पास सोल्यूशन है, या वो कोई जगह बता रहे हैं कि जी हम इलेक्शन जीत कर आएंगे तो हम ये करेंगे, हमारे प्लान में ये है। ये सब तो ब्लाइंड में खेल रहे हैं इस वक्त। ये ब्लाइंड में खेलने के बाद ये सब जब ये अगले प्रोग्राम में जाएंगे IMF के, जो कि जुलाई के बाद शुरू होगा, तो आप देखिएगा ये हाथ पैर छोड़ देंगे और अल्टीमेटली
वही होगा जो मैं कह रहा हूँ। वही होगा और जो जिस आप तरह कह रहे हैं। से शब्बर ज़ैदी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। वही होगा जो ये कह रहे हैं, यानी टेक्नोक्रेटिक सेटअप की तरफ मामला जाएगा। क्या वाकई में इस तरफ जा रहा है मामला, ये वक्त बताएगा। अनीका निसार को फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।